अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 20 इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हमने बेसिकली आज देख रहे हैं कि भी अगर हम इनर शेल से ट्रांजिशन करवाएं तो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इनर शेल मतलब जो सबसे करीब तरीन जो शेल होता है न्यूक्लियस के, अगर हम उससे ट्रांजिशन करवाते हैं ना तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था हाइड्रोजन एटम के बारे में। हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, सबसे पहले बाल्मर ने किया था, फिर एमन आया, पास्ट इन ब्रैकेट पफन। हम देखते हैं कि भी क्या ये हाइड्रोजन एटम, ये लाइट एलिमेंट हमारे पास हेल्पफुल होते हैं एक्सरे को प्रोड्यूस करवाने के लिए। क्या हमें अगर ये हेल्पफुल हैं तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम फिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे हमारे पास जो एक्सरे प्रोड्यूस करवाने में हमारी हेल्प करेंगे। अब देखें, हमने कहा था n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकलता है और किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके उस होल को फिल करता है तो हमने कहा था इसको हम कहते हैं लेमन सीरीज़। और लेमन सीरीज़ की जो रेडिएशन होती है, जो सीरीज़ हमारे पास बनती है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन बनता है। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है इन हाइड्रोजन एटम, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो हमारे पास जो फोटोन मिलेगा वो हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन का मिलेगा। और अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आता है तो हमें विजिबल रीजन का फोटोन मिलेगा। और अगर वो थर्ड ऑर्बिट में आता है तो इंफ्रारेड रीजन का, अगर फोर्थ में आता है तो फॉर इंफ्रारेड, अगर फिफ्थ में आता है तो भी फॉर इंफ्रारेड रीजन का। इसके बारे में हम डिटेल में पहले स्टडी कर चुके हैं। ये बताने का मकसद क्या था, देखिए बेटा जी, हमें हाइड्रोजन एटम ये लाइट एलिमेंट या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में फोटोन दे रहे हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, फॉर इंफ्रारेड या फॉर इंफ्रारेड। अगर हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, हमें हाइड्रोजन एटम ये लाइट न्यूक्लियाई ये वाला पोर्शन भी दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन भी देता है, ये पोर्शन भी हमें मिलता है और ये पोर्शन भी मिलता है। हमें हाइड्रोजन एटम ये लाइट न्यूक्लियाई से एक्सरेज वाला पोर्शन नहीं मिलता। अगर हमने एक्सरेज वाला पोर्शन फाइंड करना है तो ये तो अंडरस्टूड बात होगी कि भी जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है ये लाइट एलिमेंट है, वो हमारे पास उस फोटोन को एमिट नहीं करते ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो फोटोन हमारे पास एक्सरेज वाली एनर्जी रखता है। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस तरफ मूव करें ना, अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करते तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे, इस तरफ मूव करें अगर हम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। अच्छा, एक बात और जो बच्चे गलती करते हैं, जो स्पीड होगी इसकी उसका क्या होगा। अब देखें बेटा जी, ये सब के सब फोटॉन्स हैं, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो सारे फोटॉन्स ही होते हैं। और फोटॉन्स की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। बेसिकली फोटोन लाइट ही हैं, जो कि हमारे पास है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड होगी वो सब की सेम रहती है। एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होगी। अच्छा, यानी कि रिजल्ट ये निकला कि भी हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रीजन है उसकी जो एनर्जी है वो कम होती है एक्सरे से, या एक्स रेज की जो एनर्जी है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से ज़्यादा होती है। और अल्ट्रावायलेट रीजन की ज़्यादा होती है विजिबल से, और विजिबल की ज़्यादा होती है इंफ्रारेड से, क्योंकि जैसे जैसे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब अगर हमें हाई एनर्जी का फोटोन चाहिए जिसकी वेवलेंथ हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर हो या 1 एंगस्ट्रॉम हो, तो ऐसे फोटोन के लिए हम हैवी एटम चूज़ करते हैं, हैवी एलिमेंट चूज़ करेंगे। वो हैवी एलिमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, वो टंगस्टन हो सकता है। टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 74 होता है।
अगर हम टंगस्टन या हैवी एटम चूज़ करते हैं तो उससे जो हमारे पास फोटोन अमिट होगा वो फोटोन बेसिकली एक्सरे वाला फोटोन होता है। अब उसको हम कर किस तरह सकते हैं, देखें हमने करवानी है इनर शेल ट्रांजिशन। हाउ नॉकआउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल। इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें अगर हम हीट प्रोवाइड करें, इसको हीट प्रोवाइड करें, टंगस्टन एटम है हमारे पास, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ना तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे जिन इलेक्ट्रॉन को हीट सबसे पहले मिलेगी। और हीट किन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले मिलेगी, जो आउटर मोस्ट होंगे। तो यानी कि हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। जबकि हमें क्या करनी है, हमें तो इनर शेल ट्रांजिशन करनी है, हमें तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास हीट अच्छी ऑप्शन ही है, क्योंकि जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनर वाला नहीं निकल रहा। हम क्या करते हैं, हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को या हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फेंकेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेगा और इधर से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। हम कहते हैं इधर से निकल गया, आयोनाइज हो गया, आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ आगे टकराया ये हमारे पास स्कैटर्ड हो गया। इसको हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आयोनाइज्ड होके ये वाला इधर निकल गया और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये स्कैटर्ड होके इस तरफ आ गया। अब जब हमें पता है कि भी जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो होल प्रोड्यूस करता है। हम सपोज करते हैं हमारे पास इधर होल प्रोड्यूस हो गया, एक होल प्रोड्यूस करता है। अब इस होल को फिल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी। हम इसको नाम दे देते हैं, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है। अब के शेल में हमारे पास एक होल प्रोड्यूस हो गया। के शेल के होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल से भी आ सकता है, एम शेल से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, ओ से भी आ सकता है। अब इस के शेल के होल को फिल करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से आता है तो हमें पता है कि भी बोहर थर्ड पोस्टुलेट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या हमें करता है, फोटोन। हायर से लोअर में आएगा, फोटोन एमिट करेगा। अब हैवी एटम में जो ट्रांजिशन होगी हायर से लोअर ऑर्बिट में तो जो फोटोन हमें मिलेगा वो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी हमारे पास वो एक्स रे के इक्वल होगी। और इसकी एनर्जी होगी कितनी, एच एफ के अल्फा ई एल माइनस ई के। अब ई एल माइनस ई के की तो आपको समझ लगी, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस लेंगे आप, एनर्जी आ जाएगी। एच एफ हमें पता है एनर्जी का वे फॉर्मूला हमारे पास। ये के अल्फ़ा क्यों लिखा, के अल्फ़ा इसलिए लिखा कि भी जब भी इलेक्ट्रॉन के में आएगा फ्रॉम एल शेल तो इसको हम के अल्फ़ा कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एम से आता है ये के अल्फ़ा होगा। अगर इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम से आता है तो ये के बीटा होगा। अगर इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एन से आता है तो ये के गामा होगा। यानी कि इसके लिए हमने के अल्फ़ा लिख दिया। अगर मैं कहता हूँ कि भी इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम से आ रहा है तो इसको हम कहेंगे एच एफ के बीटा ई एम माइनस ई के। अगर वो इलेक्ट्रॉन एन से आता है तो एच एफ के गामा इज इक्वल टू ई एन माइनस ई के। इसी तरह हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि भी मैं एल शेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करवा दूं। अगर एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इधर होल प्रोड्यूस होगा,
इधर होल को बनाते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि भी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयोनाइज हो गया, इधर होल प्रोड्यूस हो गया। अब एल शेल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन किधर से आ सकता है? एम शेल से आ सकता है। एम शेल से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए देखें HF एम सॉरी एल अल्फा, क्योंकि एल में आना है एम ने एम से, तो इसको हम लिखेंगे EM-EL। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन ने एन से आना है एम में तो क्या होगा? HF एल बीटा EN-EL। इसी तरह हमारे पास आगे ट्रांजिशन चलती रहती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हमारे पास, ये हमारे पास कहलाती है एक्स रेज। जब फोटोन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट होगा तो जिस फोटोन को वो अमिट करेगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट के भी, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो फोटोन को अमिट करता है। तो जिस फोटोन को वो हैवी एटम में अमिट करता है उस फोटोन की एनर्जी हमारे पास एक्स रेज वाले रीजन में आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भी जब भी आप हैवी एटम चूज करते हैं और ट्रांजिशन करवाते हैं तो उस ट्रांजिशन में हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो एक्स रे का मिलता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सरेज? एक्सरेज कितनी टाइप्स की होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड ब्रेकिंग या कॉन्टीन्यूस एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में तो हमने काफ़ी स्टडी कर लिया कि भी बिकॉज ऑफ इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सरेज कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। यानी कि एल से, एम से, एन से या ओ से जो एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी वो एक्सरेज हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो -13.6 Z²/n²। जी हमारे पास अटोमिक नंबर है। जो फॉर्मूला हमने निकाला था ना EN = -13.6/n², ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। इस फॉर्मूले को आप किसी और पे नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर हमने जर्नल फार्मूला लिखना है फॉर ऑल एटम्स तो वो हमारे पास ये है। अगर हमने कोई भी एटम उसकी एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए -13.6 Z²/n²। जी एटॉमिक नंबर आपने पुट करना है बस उसका, और आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1, सेकेंड के लिए n = 2, थर्ड के लिए n = 3। इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी डिपेंड करती है कि भी एटॉमिक नंबर कितना है। इनर्शियल ट्रांजिशन की ये सारी बातें हो रही इनर्शियल ट्रांजिशन के लिए। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी भी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। अब सेकंड टाइप है हमारे पास ब्रेकिंग या कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये कब प्रोड्यूस होता है बेटा? ये देखें, अगर हम डेफिनेशन से देखने को कहता है डिसलरेशन ऑफ अ चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिसलरेशन ऑफ अ चार्ज से क्या मुराद है? देखें, अगर हमारे पास एक कोई भी चार्ज है वो रेस्ट पे है ना तो वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखें, रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि भी एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमारा चार्ज पार्टिकल सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। आपकी बुक में वो जो वर्ड इस्तेमाल करता है कॉन्टीन्यूस एक्सरे के लिए, वो कहता है कि भी अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो इधर हमने देखा एक्सेलरेशन से मूव करेगा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। ये जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास होता है ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज करें हमारे पास एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे जो वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगी
वो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा जी, डीसलरेशन से कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो रख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं? देखिए बेटा जी, ये हमारे पास सपोज करें न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं हमारे पास। सपोज करें इलेक्ट्रॉन आता है इधर से, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन से हमने करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करवानी थी, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि भी ये आके स्ट्राइक करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्कैटर्ड हो जाएगा, ये वो इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी नेगेटिव चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के पास से गुजरेगा तो क्या ख्याल है, ये इसको रिपेल नहीं करेगा? इस दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के खिलाफ मुज़ाहमत करेगा। मुज़ाहमत की शक्ल में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और एक फोटोन को एमिट करेगा। ये आगे जाएगा, इसे फिर रेजिस्टेंस मिलेगी, उस रेजिस्टेंस के अपोज करने में अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और फोटोन एमिट करेगा। अब एक फोटोन हमें उस वक़्त मिल रहा था जो कि करैक्टरिस्टिक की शक्ल में था, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आया और उसने फोटोन एमिट किया। एक फोटोन हमें उस वक़्त मिल रहा है जब हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के खिलाफ रेजिस्टेंस करता है, तो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होता है। उस शक्ल में जो हमें फोटोन मिल रहा होता है वो भी एक्सरे रीजन में होता है लेकिन उसका जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज। ब्रेकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेक भी हो रहा होता है, रुक रुक के जा रहा होता है, क्योंकि इसे रेजिस्टेंस लग रही होती है। तो ये हमारे पास जो फोटोन है, इस शक्ल में जो फोटोन हमारे पास निकलेगा उसको हम कॉन्टीन्यूअस एक्सरे कहेंगे। अच्छा, इसकी जो एनर्जी हमारे पास होती है, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास होती है ई वी। जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ इस फोटोन के ऊपर और जितना इसके ऊपर चार्ज है, जितना हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और जितना इसके ऊपर चार्ज है उतनी इसकी एनर्जी होती है। अब हमें पता है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच एफ बी होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो एच एफ इज इक्वल टू किसके आया, ई वी के। इधर से अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी का मुझे पता है, फ्रीक्वेंसी सी ओवर लैम्डा होती है, तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई वी। और जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ये क्यों चीज़ें लिखी, इन चीज़ों का लिखने का मकसद आपको ग्राफ में समझ आएगा। देखें हमारे पास ग्राफ बनता है कॉन्टीन्यूस एक्सरे, कॉन्टीन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को अगर हम मिला के एक ग्राफ बनाए ना तो वो हमारे पास बनता है ये वाला। इधर आती है इंटेंसिटी और इधर हमारे पास होती है वेवलेंथ लैम्डा। इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो कुछ इस शक्ल का होगा। ये देखें बेटा जी, इसमें कुछ पार्ट कॉन्टीन्यूस है हमारे पास और कुछ पार्ट में हमारे पास पीक्स बन रही हैं। अब ये जो ग्राफ पीक्स वाला जो पार्ट है ना हमारे पास, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, यानी कि के अल्फ़ा, के बीटा, एम अल्फ़ा, एम बीटा या एल गैमा। इनकी जो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक में आई थी कि अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, एम अल्फ़ा, एम बीटा, एम गामा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एम गामा, एल एल गामा। तो ये वो जो जितनी भी पीक्स हैं हमारे पास, ये सब के सब करेक्टरिस्टिक एक्सरे को शो कर रही हैं। और जो इसमें ये कॉन्टीन्यूस वाला पार्ट है ये हमारे पास
ब्रेकिंग रेडिएशन को शो कर रहा है या कॉन्टीन्यूस रेडिएशन को शो कर रहा है। अब एक तो ये ग्राफ की तो समझ आ गई। आपकी बुक में ना इस जगह पर उसने लिखा हुआ है लैम्डा मिनिमम। इसका क्या मतलब है? लैम्डा मिनिमम का बेटा जी देखें, ये मतलब है कि भी बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि भी ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी के सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के साथ फर्स्ट कोलिजन में लॉस कर दे, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है अगर फर्स्ट कोलिजन में वो अपनी सारी के सारी एनर्जी लॉस कर देगा, तो उस वक़्त जो हमें फोटोन मिलेगा उसकी हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी होने से क्या मुराद है? अगर मैं इधर लिखूं E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, हाई एनर्जी होने से क्या मुराद है? लैम्डा का मिनिमम होना, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला पोर्शन हमें उस वक़्त मिलता है, लैम्डा मिनिमम इसलिए इधर लिखा है क्योंकि ये पोर्शन हमें उस वक़्त मिलता है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोलिजन में अपनी सारी के सारी एनर्जी को लॉस कर देता है। तो उस वक़्त जो हमें वेवलेंथ मिल रही होती है वो मिनिमम होती है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। सॉरी, ये 1 ओवर वोल्टेज आना था, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी और जो वेवलेंथ मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन फर्स्ट कोलिजन। अगर ऐसा होता है कि भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को लॉस नहीं करता फर्स्ट कोलिजन में, उस वक़्त जो हमें फोटॉन्स मिलेंगे वो मिलेंगे लो एनर्जी के। लो एनर्जी से क्या मुराद? अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बड़ी वेवलेंथ के फोटोन हमें मिलेंगे। इधर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि इस पैरा में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी को लॉस नहीं कर देता।